चलिए भाई, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पे। सभी को वेरी गुड इवनिंग और त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं है? सभी को राम राम, राधे राधे, शुभ संध्या। और जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बड़े पावन पवित्र उत्सव भरे माहौल में क्लास लेने के लिए आपके सर आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शानदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, ठीक है। और शुरुआत करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत, उसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। मैं जानता हूं, जैसे कि मैंने कहा है आपको, जैसे कि मेरी बातचीत आप लोगों से चली रही है कि भाई ये जो खुमार है, ये आपके जो उत्सव का जो खुमार है, जो चलता रहेगा, अभी तो 1-2 दिन और भी रहेगा। तो भाई ये इसके साथ साथ जो पढ़ाई होगी ना, वो किस प्रकार होगी, वो थोड़ी थोड़ी चलेगी, वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी, ताकि आपका जो है उत्सव का मजा जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, पर साथ में रहिएगा। बातचीत करते करते अपनी क्लास जो है कैसे बीत जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, और चीजें चलती रहेंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा समय अगर आप निकाल के आए हैं और अगर आप जुड़े हैं, तो भाई इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आप जो है किसी भी प्रकार से आपको निराशा ना हाथ लगे, है ना। तो चलिए मैं एक बार चीजें आपको थोड़ी सी रिकॉल करवा देता हूं कि क्या हमने पढ़ लिया है और क्या अब हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ चीजें आपको रिकॉल करवा देता हूं। अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि टॉपिक क्या था, है ना। टॉपिक क्या था पहले उससे शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है विद्युत। क्या चल रहा है? विद्युत, ये टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना। टॉपिक चल रहा है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्या? और भाई सभी को इन त्योहारों की हार्दिक बधाई। मुझे पता है कि आप लोग भी जो है बधाई दे रहे हैं, है ना। पर जैसा कि मैंने कहा कि इन त्योहारों के मौके पे हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातचीत मुझे आपसे करनी है, तो अगर मैंने आपकी बातचीत और आपके कमेंट के रिप्लाई किए तो दिक्कत हो जाएगी। कमेंट बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, पर नहीं। सभी को ये जरूर कहूंगा कि भाई सभी का उस शब्द से स्वागत है, जिस शब्द से आपको वेलकमिंग महसूस होता है, उस शब्द से आपका वार्म वेलकम है क्लास के अंदर। और साथ ही साथ चैप्टर भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, भाई कैसा गया त्योहार, कैसे मनाया गया, किस तरह और अच्छे से मनाएं, किस तरह इन दिनों का उपयोग करें, सारी बातें करेंगे और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। मैंने कहा कि चैप्टर जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है विद्युत चैप्टर चल रहा है। और अगर मैं बात करूं शुरुआत से नहीं, आज तो नहीं, शुरुआत से नहीं रिवाइज कराऊंगा, केवल और केवल आपको यह बताऊंगा कि चैप्टर में काफी आगे पहुंच गए हम प्रतिरोध जो है, किस प्रकार से प्रतिरोध को उसका परिमाण हम किस प्रकार से ज्ञात करें, किस किस प्रकार से हम उसे जोड़ते हैं किसी परिपथ के अंदर, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था कि भाई किसी परिपथ में जिसमें कि एक सोर्स है, किसका? विद्युत का सोर्स, है ना, स्रोत, विद्युत का स्रोत जो है वो दिया हुआ है और आपका स्विच दिया हुआ है। अब इसके अंदर प्रतिरोध जो है, एक से अधिक प्रतिरोध जो है इस प्रकार से जुड़े हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप? श्रृंखला में क्या कहते हैं? श्रृंखला में प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कैसे जुड़ा है? श्रृंखला में जुड़ा है, यानी इसे आप रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। यदि ये इस प्रकार ना जुड़ा हो, किसी परिपथ में इसके जुड़ने का जो तरीका है वो कुछ भिन्न हो, वो भिन्न तरीका क्या हो सकता है? वो भिन्न तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि ये परिपथ में कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, है ना। यानी दो प्रतिरोध जो है किसी परिपथ में इस प्रकार से जुड़े हैं, तब आप क्या कहते हैं भाई? उस परिस्थिति में आप कहते हैं कि ये समानांतर जुड़े हैं, यानी प्रतिरोध जो है कैसा जुड़ा है? समानांतर में प्रतिरोध, जिसे आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, और इसका जो कुल प्रतिरोध है, इस परिपथ में जो प्रतिरोध मौजूद है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना, कैसे उनका परिमाण, कुल परिमाण किस प्रकार निकाला जाए, इसकी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी।
आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद आगे के प्रश्न जो है हम शुरुआत करेंगे। मान लीजिए अगर प्रतिरोध श्रृंखला में हो, क्या अगर प्रतिरोध श्रृंखला में हो तो श्रृंखला में जो प्रतिरोध है उसमें क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट यानी कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप केवल और केवल दोनों प्रतिरोध या तीनों प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध दिए केवल और केवल उनका साधारण योग कर देते हैं और आपको मिल जाता है, क्या होता है, वो कुल प्रतिरोध मिल जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि अगर वो प्रतिरोध जो है समानांतर जुड़ा हो, कैसा, समानांतर अगर वो जुड़ा हो, यानी मैं बात कर रहा हूं अगर पैरेलल जुड़ा हो, कैसा, पैरेलल जुड़ा हो, ये कैसा था, सीरीज, ये कैसा है सीरीज श्रृंखला में, ये कैसा है पैरेलल समानांतर, समानांतर जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं और फिर जो आता है अंत में आप इसे वापस क्या कर देते हैं, उल्टा करके और निकाल देते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें हल करते हैं और इसका कुल प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, देखिए भाई मैं आपको बताता हूं, मैं यही बात सभी बच्चों से कहता हूं और मैं आपसे भी कहूंगा। देखिए मुझे पता है ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम चल रहा है। कैसे, देखिए त्योहारों का मौसम है और आपकी उम्र है, आप क्लास 10th में है, बहुत ही देखा जाए तो मतलब अपने आप में कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके इस बार, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी वो सीरियसनेस जो है ना, वो सीरियसनेस अभी आपके अंदर पूरी तरीके से आई नहीं है, धीरे धीरे आएगी। मैं आपको उस क्षण की बात बताता हूं, उस पल की बात बताता हूं जब मैं क्लास 10th में था और मैंने फाइनल टर्म के पेपर जब मैं देने गया तब मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे हर वो दिन याद आ रहा था, हर वो त्योहार, हर वो पल जिस पल में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मुझे याद आते थे वो पल, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके, परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होके, ये याद आते थे कि भाई वो पल जो है किस प्रकार के थे, वो पल याद आते थे कि वो पल कैसे थे, क्या मैं उन पलों का और बेहतर इस्तेमाल कर सकता था, और कर सकता था तो और बेहतर नंबर आ सकते थे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग जो है मेरे रिजल्ट की परसेंटेज कैलकुलेट, ऐसा तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी परसेंटेज थी नो डाउट, पर भाई हर किसी को और बेहतर करने की इच्छा होती है ना। और एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके, परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े रह के मैं जो महसूस कर रहा था वो ये था भाई कि काश मैंने वो त्योहार नहीं मनाया होता ना, उसमें और पढ़ लिया होता ना, तो मैं और जो बच्चे दिख रहे हैं उनसे और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता और भाई मैं और अच्छा पेपर करके आता। मेरे को घबराहट महसूस कम घबराहट होती, शायद मैं और पढ़ लेता, क्योंकि ये और पढ़ने की इच्छा जो है ना आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो है परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होके, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके आपको ऐसा महसूस हो कि भाई काश और पढ़े होते तो और मजा आता, और अच्छे से हम पेपर दे पाते और अच्छे तरीके से जो है हमारे नंबर आते, और भी बेहतर चीजें हो सकती थी, है ना। ऐसा होता है, ठीक है। तो उस एहसास को मैं आपके अंदर अब जगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अब जो है धीरे धीरे आपके पहले टर्म के पेपर सर पे आ गए हैं, पहले टर्म के पेपर सर पे आ गए हैं, उसके बाद दूसरे टर्म के पेपर, फाइनल पेपर जो है आपके वो भी होंगे। तो भाई सीरियसनेस को, यानी अपने अंदर जो है भाई अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाइए, सेंसिटिव बनाइए चीजों को लेकर, अपने एग्जाम को, अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि अभी जो समय है भाई, दिवाली है, मान लिया दिवाली, अब दिवाली बीत गई, अब दिवाली हो गई भाई, अब विश्वकर्मा डे, उसके बाद आपका क्या कहते हैं भैया दूज, तो भाई ये सारी चीजें तो जिंदगी में चलती रहेंगी, पर थोड़ा सा हमें एग्जाम के लिए भी सीरियस होना चाहिए। हर दिन जो आपका हॉलीडे है ना, उस हॉलीडे को कुछ इस प्रकार से प्लान कीजिए कि आपको अफसोस ना हो कि आज का दिन जो है ना वो ऐਵੇਂ ही चला गया। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आज का दिन जो है वो वेस्ट हो गया, कुछ खास नहीं किया। तो कुछ खास जो है वो कैसे आपको अंदर से कैसे महसूस होगा कि आप सभी के साथ, समय के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कब महसूस होगा? तब महसूस होगा जब आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल में क्या ऐड करेंगे भाई, थोड़ी सी पढ़ाई ऐड करेंगे, है ना। तो मेरा काम है आपको मोटिवेटेड भी रखना, मेरा काम है कि आपको सही गलत भी बताना, मेरा काम जो है वो आपको हर तरीके से आगे रखना भी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं पढ़नी, और इसके बाद और भी बातचीत करेंगे साथ साथ, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीजें पढ़नी है। एक सेकंड जरा समय दीजिएगा। चलिए भाई, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। अब मैंने कहा आपको ये दोनों चीजें करनी आ गई, अब एक एक प्रश्न मैं आपको हल करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार के और प्रश्न बनते हैं।
किस प्रकार के अलग अलग प्रश्न इसमें बनते हैं। पहले एक एक साधारण प्रश्न हल करके दिखा दूं ताकि मैं कहूंगा कि भाई आपको चीजें याद आ गई। अब मान लीजिए आपको कोई किसी परिपथ में इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से किसी सर्किट के अंदर दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से जुड़ा है, 1 2 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़े हैं। मान लीजिए ये 2 ओम है, मान लीजिए ये 0.5 ओम है और मान लीजिए 2.5 ओम है। तो बताइए जो टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर इसे R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, R3 लिखेंगे और इनका योग यानी इसे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी आप 2 लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, प्लस 2.5 लिखेंगे। यानी आपका जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 ओम आपका उत्तर आ जाएगा। सरल था, सरल था। केवल और केवल क्या याद रखना है कि ऐसा हम कब करते हैं, श्रृंखला में जब प्रतिरोध जोड़ा हो, सीरीज में जब रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तब आप इस प्रकार से निकालेंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको पता है R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू ये, R3 की वैल्यू ये, प्लस किया निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने और आपसे कहता है कि भाई ये एक परिपथ है, ये एक सर्किट है, क्या है, ये एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर प्रतिरोध जो है ना कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा जरा, देखो कैसी खतरनाक खतरनाक इमेज बन रही है। अब मान लो इसके अंदर जो प्रतिरोध है वो कैसा दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है भाई 2 ओम, ये आपको दिया हुआ है 3 ओम, ये आपको दिया हुआ है 4 ओम। निकालिए, अब कैसे निकालेंगे आप, निकालिए, आप भी प्रयास कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए, है ना, थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए भाई। कमेंट शमेंट बाद में देखेंगे, करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले जरा इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि बातचीत तो बहुत सारी करेंगे ना। अभी हम त्योहारों के मौसम में बातचीत नहीं करेंगे तो कब करेंगे बातचीत भाई। निकालने का तरीका जो है ये है इस प्रकार से, R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें ख्याल क्या रखना पड़ता है, हमें क्या सावधानी बरतनी होती है, ये ध्यान देना है। सावधानी ये बरतनी है कि पहले तो आप जैसा ऐसे लिख लीजिए, जितने जितने प्रतिरोध है उनको इस प्रकार से लिख लीजिए। भाई यहाँ पे 3 प्रतिरोध है तो मैंने यहाँ पे R3 तक लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। अब भाई आप इसका क्या कीजिए, अब इसका परिमाण रखिए, इसमें R1 में R1 का परिमाण रखिए। मान लीजिए मैंने इसको R1 मान लिया, मैं किसी को भी मान सकता हूं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आप पहले वाले को मान लो या इस वाले को मान लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसको R1 मान लिया, ये R1 हो गया मेरा, ये R2 हो गया मेरा और ये R3 हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर तब भी वैसा का वैसा ही आएगा, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया भाई, इस प्रकार से मैंने परिमाण रख दिए इसके। अब मुझे क्या करना है, अब इसको हल करने का जो तरीका है ना वो महत्वपूर्ण है। हल करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको एलसीएम लेना पड़ता है। इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा। कुछ लोग एलसीएम ऐसे निकालते होंगे, कुछ लोग एलसीएम ऐसे निकाल, सर 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, ऐसे निकालते होंगे कुछ लोग एलसीएम। नो डाउट कुछ लोग ऐसे निकालते होंगे। मैं आपको एक छोटा तरीका बताने का प्रयास करता हूं, मैं ये कह रहा हूं प्रयास करता हूं। देखिए मान लीजिए यदि 2 और 4 होता, यदि 2 और 4 होता तो एलसीएम क्या होता, 4 होता। क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई ऐसा नंबर, 2 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के पहाड़े में यानी एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो भाई क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वही एलसीएम होगा। ये आपको पता होना चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए बातें, है ना। जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, 2 4 से कट सकता है, 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब 2 और 4 में एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तो 3 भी है, ना तो 3 2 के टेबल में आता और ना ही 4 के टेबल में आता, तो सर कैसे निकालेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर 2 और 4 में होता तो 4 एलसीएम होता, तो 2 को भूल जाओ, 4 और 3 का याद सोचो कि 4 और 3 में, 4 और 3 दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं, लेकिन 3 के में आता है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या 9 आता है, नहीं। क्या 12 आता है, हाँ 12 तो 3 के में भी आता है, 3 4 जा 12, और 4 के में भी आता है, 4 3 जा 12। तो भाई 2 और 4 का तो 4 था, और 2 के टेबल में भी 12 आता है। यानी 12 ऐसा नंबर है जो इन तीनों किस में आ रहा है, तीनों के पहाड़े में, तीनों के टेबल में 12 आ रहा है।
तो सही अक्षर, सही एलसीएम जो है वो 12 है, सही एलसीएम जो है 12 है। अब क्या करेंगे सर, ये तो सीख गए हम एलसीएम निकालना, लेकिन अभी पूरा एलसीएम आ गया क्या? अब आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 12 कहां आता है। 2 के टेबल में 12 6 पर आता है, तो इस नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के टेबल में 12 कहां आता है? 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, तो इस नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, तो इस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए भाई 1 6 जा 6 प्लस ये वाला प्लस, 1 4 जा 4 प्लस ये वाला प्लस, और 1 3 जा 3, ये लो जी हो गया। अब इन तीनों को प्लस कर दो और 12 से डिवाइड कर दो और पलट दो। देखो 6 4 10 3 13, 13/12, 13/12 आ गया, 13/12 आ गया। और यदि मैं बात करूं ये 1/r इक्विवेलेंट है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो r इक्विवेलेंट चाहिए। तो अगर 1/r इक्विवेलेंट 13/12 है, तो इसको पलट दो और उसको भी पलट दो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 12/13, 12/13 ओम। ये इसका उत्तर आ गया, ये इसका सही उत्तर आ गया। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये हल करना भी आ गया, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट यानी कुल प्रतिरोध निकालना आपको आ गया। बहुत आराम से, बहुत तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। नहीं आया होगा तो और भी बहुत सारे प्रश्न करने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करते रहने से सब कुछ होगा, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इस उम्र में मैंने ऐसा महसूस किया था, जब मैं क्लास 9th में आया ना, तो मेरी जो ध्यान लगाने की शक्ति है, समझ रहे हैं आप, ध्यान लगाने की शक्ति के बारे में बात करता हूं आपसे। ध्यान लगाने की शक्ति क्या होती है? ध्यान लगाना मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए और साधु महात्मा की तरह और भगवान में ध्यान लग गया, ऐसे नहीं। ये वाले ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं मैं बताता हूं किस ध्यान की बात कर रहा हूं मैं। क्लास 8th से 9th में आते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, जो एकाग्रता है, एकाग्रता बढ़ गई। एकाग्रता वाले ध्यान की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि ऐसा कई बार देखा होगा आपने, ये होता है, और ये जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ज्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में एक अलग ख्याल चल रहा है, और कई बार मेरी बात भी साथ साथ चल रही है और वो ख्याल भी चल रहा है। जितनी जल्दी आप ये कर पाएंगे कि उस ख्याल को हटा दो और सिर्फ मेरी बात पे कंसंट्रेट करो, और जितनी देर तक आप ये कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में उतने सक्सेसफुल होंगे, मेरे से गारंटी लिखवा लो आप। अगर आप रोज प्रैक्टिस करो कि मुझे 5 मिनट करके ना, मेरे को केवल 5 मिनट क्या करना है भाई, कोई भी एक चीज, आप कोई एक लाइट का स्रोत ले लो, लाइट सोर्स ले लो, और उस पर 5 मिनट केवल और केवल उस जो है स्रोत पे, उस सोर्स पे ध्यान दो, और अपने दिमाग में कोई ख्याल ना आने दो। क्योंकि ये दिमाग में जो ख्याल आता है ना, ये ख्याल क्या करता है, ये ख्याल हमें हमारे दिमाग को केंद्रित नहीं होने देता, जिसकी वजह से कोई छोटी सी बात छूट जाएगी और आपको ये प्रश्न हल करना नहीं आएगा, या कोई और कंसेप्ट है जो नहीं आएगा। तो जितना जल्दी आप ये कर लोगे ना, यकीन मानना, अपने बच्चे की तरह बता रहा हूं आपको भाई, अगर मेरा फ्यूचर में जो बच्चा होगा ना भाई, कभी तो होगा, तो मैं क्या उसे ऐसे ही समझाऊंगा जैसे तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे की तरह हो। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, अपने दिमाग में ना अपने दिमाग को केंद्रित करना सीखो। ये जो पावर है ना अपने दिमाग को केंद्रित करने की, कि मैं ये बात सुन रहा हूं, सर की बात सुन रहा हूं, सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उतना सुनो, उस पर ध्यान दो, और अपने दिमाग के बाकी ख्याल को, अरे मैंने वो लड्डू खाया था, अरे वो वहां पे आया था, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने मेरी बड़ाई की थी, उसने मेरे को हीरो बोला था, उसने मेरे को जीरो बोला था, पापा ने मेरे को ये कहा था, मम्मी ने वो कहा था। अरे छोड़ दो यार, जब पढ़ रहे हो थोड़ी देर, तो केवल और केवल जितना देर एकाग्र तरीके से देख पाओगे, सुन पाओगे ना, लाइफ में उतना ही आगे जाओगे, सभी के सभी IITian बनोगे, अगर मेरी बात मान गए 5 मिनट भी। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आपको बात करते करते ना एक किस्सा याद आ गया, और किस्सा मुझे लगता है सुनाना जरूरी है। किस्सा सुनना, क्या हुआ, देखिए ये सच्ची घटना है, ये कोई किस्सा ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ बना दिया, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। क्या है ये घटना, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम मुझे खुद से भी बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर दो बिजनेसमैन थे जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे 2 लोग थे। उन दोनों ने एक ही समय पे, एक ही साथ और एक ही प्रकार का व्यवसाय स्टार्ट किया, शुरुआत की, ठीक है। वो व्यवसाय बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। एक स्थिति आई, दोनों काफी ज्यादा क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ऐसे हो गए कि भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस काम चल रहा है, फिर भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। हुआ क्या,
एक ऐसी परिस्थिति आई कि दोनों में से किसी एक का जो है व्यवसाय जो है वो ठप पड़ गया, किसी कारण से दोनों में से किसी एक का व्यवसाय ठप पड़ गया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय खत्म होने लगा। और खत्म होते होते क्या हुआ भाई, वो व्यवसाय बिल्कुल जीरो हो गया। अब ये व्यक्ति गया उससे मदद मांगने, उसने इसकी मदद नहीं करी। जो इसके साथ जिसने व्यवसाय शुरू किया था, इसी के जैसा व्यवसाय इसने शुरू किया था, एक ही समय पे मदद मांगने गया, उसने करी नहीं। ये इंसान जाके और अपनी ग्लानि में डूब गया, सोचने लग गया। केवल इसने सोचा, कुछ समय इसने केवल सोचने को दिया और सोचने पे ना इसने एकाग्रता देखो यहां से इसके अंदर आई कि इसने केवल और केवल जो बाकी समय था जिसमें ये जीरो हो गया था, उसने केवल और केवल सोचा कि मैंने क्या क्या चीजें की थी जो मैं ऊपर गया था और क्या क्या चीजें की थी जो मैं नीचे आया। इसने घर परिवार रिश्ते नाते सारी चीजें छोड़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो रिश्ते नाते, लेकिन जितना भी समय दिन का आप दे पाओ जिसमें आप केवल अपना ध्यान केंद्रित करो किसी एक चीज पर, जैसे पढ़ाई पे या किसी प्रकाश के स्रोत पे, छोटा प्रकाश का स्रोत जो आपकी आंखों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। उसने क्या किया, केवल और केवल कुछ समय ना ऐसा दिया, भाई वो समय 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। उसने केवल और केवल ये सोचा कि मैंने क्या किया था जो मैं ऊपर गया था, क्या क्या गलती हुई जिसकी वजह से मैं नीचे आया। भाई उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने ना वो व्यवसाय इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया कि उसके साथ जिसने व्यवसाय शुरू किया था उसको वो तो उसके पैरों में भी नहीं रहा। समझ रहे हो? फिर ये व्यक्ति गया इसके पास और इसने पूछा कि तेरे को कौन सा चिराग मिल गया जो तूने घिसके, कौन सा जिन निकला जो तूने अपनी विश मांगी और इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया दोबारा से, जीरो से, वो भी, और इतनी हिम्मत आई कैसे? उत्तर आया, मैंने केवल और केवल ध्यान केंद्रित किया। मैंने केवल और केवल अपनी गलतियों पे और अपनी जो सही निर्णय थे उन पे ध्यान केंद्रित किया और मैंने ये ध्यान केंद्रित लगाए रखा। मैंने ये ध्यान केंद्रित करने के इस प्रक्रिया को ना मैंने जारी रखा और मैंने ध्यान केंद्रित करके एक एक करके सारी कमियों को खत्म किया और एक एक करके सारी अच्छाइयों को पा लिया और आज मेरा बिजनेस भाई आसमान छू रहा है। ठीक है, आपको भी अगर करना है तो इस चीज की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए। एक दिन भी छोड़ोगे तो भाई वो प्रैक्टिस किस काम की है ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर यहां पे मैन का मतलब क्या है? मैन का मतलब है मनुष्य। ठीक है, चलिए तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने एलसीएम लेने का एक शानदार तरीका आपको बताया, हो सकता है आपको याद हो, अभी तो याद हो गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो बहुत अच्छे से आएगा नहीं। अब देखिए जरा, अब ये श्रृंखला से किससे? श्रृंखला और आपका समानांतर प्रतिरोध। श्रृंखला और समानांतर प्रतिरोध से मेरे को आपको कुछ चीजें, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो मैंने जहां पे छोड़ा था, मैंने कहा था कि श्रृंखला में प्रतिरोध जो होता है ना वो सदैव कैसा होता है? श्रृंखला का प्रतिरोध जो है आपको जो मिलेगा, श्रृंखला में प्रतिरोध हमेशा क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और समानांतर में जो प्रतिरोध मिलेगा ना वो लो प्रतिरोध, यानी वो न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिएगा जरा, यहां पे प्रतिरोध आपको अक्सर जो है न्यूनतम मिलेगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला में जब प्रतिरोध को जो लगाया जाता है वो कैसा प्रतिरोध होता है भाई? वो जो प्रतिरोध होता है ना, वो प्रतिरोध होता है जो आपके घरों में दिवाली की, कैसी? दीपावली की जो लाइट्स जलती हैं, दीपावली वाली जो लाइट्स होती हैं, वो उस दीपावली लाइट्स में श्रृंखला में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, यानी एक के बाद एक ही तार में बहुत सारे बल्ब लगाए जाते हैं। वो जो है उदाहरण है श्रृंखला में प्रतिरोध का। जबकि अगर मैं बात करूं समानांतर प्रतिरोध की, तो ये क्या होता है भाई? ये समानांतर प्रतिरोध जो है घरों में जो कनेक्शन होता है, घरों में जो कनेक्शन पाया जाता है, जैसे कि भाई घर में फ्रिज भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, ये टीवी चल रहा है ना, ये गीजर चल रहा है ना, और क्या चल सकता है भाई? मान लो रेडियो भी चल रहा है और लाइट भी चल रही है, ट्यूबलाइट भी चल रही है। तो ये कभी भी श्रृंखला में नहीं होते। ये कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समानांतर जुड़े हुए होते हैं। तो घरों में जो कनेक्शन होता है घरों में जो कनेक्शन होता है वो समानांतर में प्रतिरोध के जुड़े रहने का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये तो आपको याद भी आ गया अब, लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा
कि जो श्रृंखला में प्रतिरोध होता है वो हमेशा अधिकतम होगा और समानांतर जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होगा। ये कैसे प्रूफ होगा? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए अब की बार मैं ये नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूं। देखिए ये प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध लिए मैंने, क्या किया, 3 प्रतिरोध लिए, और ये 3 प्रतिरोध जो है मान लीजिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के लिए। चलिए 2, 3, 4 के ना लेके कुछ अच्छा सा लेते हैं भाई, नंबर कोई अच्छा सा नंबर लेते हैं। रुकिए जरा थोड़े साधारण नंबर लेते हैं, थोड़े क्या कहते हैं उसे, 2, 3 और 5 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, और एक जो है समानांतर जोड़ेंगे हम इस प्रकार से। भाई सिद्ध करना है तो सिद्ध तो करेंगे ना पूरी तरीके से। देखो ये कितना हो गया, ये मान लो 5 ओम हो गया, ये कितना हो गया, ये मान लो आपका 3 ओम हो गया, और ये कितना हो गया, ये मान लो आपका 1 ओम हो गया। ठीक है, अब दोनों का आपको परिमाण निकालना है, निकालो और देखो यही 3 इसी प्रकार के परिमाण के 3 प्रतिरोध यहां पे कैसे जुड़े श्रृंखला में, और यहां कैसे जुड़े समानांतर। निकालो और निकाल के खुद से देखो कि भाई एक ही परिमाण के 3 प्रतिरोध, एक श्रृंखला में और एक समानांतर, पर जो कुल प्रतिरोध आएगा वो किसका ज्यादा होगा, श्रृंखला का ज्यादा होगा, समानांतर का बड़ा ही कम होगा। तो इसलिए मैंने ये चीज कही। तो एक बार निकाल के देखो जरा, जल्दी से निकालिए और निकाल के देखिए जरा, जल्दी से निकालिए और निकाल के देखिए जरा एक बार। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। अब तो हम शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम सीख गए आर इक्विवेलेंट क्या, 1 + 3 + 5 कितना आ गया भाई, 5, 6, 7, 8 और एक 9 ओम आ गया यहाँ पे सीधा सीधा। और यहां कैसे निकालेंगे भाई, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/1 + 1/3 + 1/5 कितना आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा, 5 × 15 एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा 15 + 3 5 तो यहाँ 5 + 5 3 तो यहाँ पे 3 है ना। यदि ना आया हो तो बहुत सारे प्रश्न करेंगे, अभी मैं केवल आपको दिखा देता हूं। 20 और 3 23/15 कितना, 23/15। तो इसका मतलब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं इसको पलट दूंगा, इसको पलट दूंगा, तो इसको भी पलट दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15/23 हो जाएगा। क्या आप 15/23 को हल कर सकते हैं, करिए भाई जरा, 15/23 को हल कीजिए और मुझे बताइए कितना उत्तर आया, कितने ओम प्रतिरोध है यहाँ पे। जल्दी से मुझे एक बार देख के जल्दी से बताइए जरा, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए यहां आएगा 0.65 2 भी कर लीजिए, 0.652 दशमलव के बाद 3 दशमलव के बाद मैंने क्या किया, 3 अंक लिख दिए, बहुत है। 0.652 इतना प्रतिरोध। अब देखिए वो 1 से भी कम है, वो 1 ओम से भी कम है, और ये कितना है, 9 ओम। वही प्रतिरोध का मान एकदम क्या है, एकदम सेम है, पर ये क्या है, अधिकतम प्रतिरोध इनका, और ये क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध। इसलिए घरों में जो है हमें क्या चाहिए होता है, घरों के अंदर कि हमारी जो बिजली है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो, उसका नुकसान कम हो। और नुकसान बिजली का यानी धारा का नुकसान कब होता है, जब प्रतिरोध कम होता है, तो धारा अपना कार्य अच्छे से कर पाती है। यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम हो जाएगी, धारा का कार्य जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रतिरोध अधिकतम रहेगा यहाँ पे। तो इसलिए घरों में इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, है ना, यानी समानांतर जो है इस्तेमाल किया जाता है, कनेक्शन। अच्छा अब आ जाइए, अब तक आपने जो है, अब जो पढ़ रहे हैं ना आप, अब वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास छोड़ के जाएगा ना वो बाद में पछताएगा नहीं, तो वापस आके देखेगा वो, ये चीज याद रखिएगा जरा, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक, जरा एक क्षण दीजिएगा।
चलिए अब देखिए, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट आपके घरों में समानांतर यानी कि पैरेलल कनेक्शन पाए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि आपके घर में जो कनेक्शन है वो सीरीज में हो ही नहीं सकते? ऐसा होता है क्या? सुनिएगा जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई ऐसा परिपथ है, कैसा? ऐसा देखिएगा जरा, अब इसमें क्या है कि एक तो आपका श्रृंखला में और दो आपके इस प्रकार से, दो जो प्रतिरोध है वो इस प्रकार से दे दिए, है ना। एक श्रृंखला में और दो प्रतिरोध कैसे दे दिए आपको? समानांतर दे दिए। तो भाई आप इस परिस्थिति में हल किस प्रकार निकालेंगे? मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा पाया जाता है। तो इस परिस्थिति में आप कुल प्रतिरोध किस प्रकार निकालेंगे, अब आपको दिमाग लगाना है। और अब जो है थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट एक तरीके से देखा जाए तो। अब जो है कंसेप्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे आ गए, एक स्टेप आगे आ गए, पर करना अभी भी वही है। टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, करना अभी भी वही है। क्या करना है देखो मैं बताता हूं। देखिए यदि आपको इस तरह की परिस्थिति देखने को मिले तो आपको क्या करना है। इस परिस्थिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दो प्रतिरोध दिए हैं जो कैसे हैं, पैरेलल यानी समानांतर, पहले इन्हें हल कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि एक बार आपने इन्हें हल कर लिया तो ये दोनों ही प्रतिरोध हल होने के बाद कैसे आ जाएंगे भाई, एक तो ये है ही है, और ये दोनों का जो कुल प्रतिरोध होगा वो इसके साथ कैसा होगा, इसके साथ कैसा होगा, श्रृंखला में होगा। तो पहले आप इसे हल कर लीजिए, फिर जो उसका उत्तर आएगा वो आप यहां रखेंगे और इन दोनों को कैसे श्रृंखला में हल करेंगे। यानी कि मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए मैं इनको क्या कर रहा हूं, इनको वैल्यू दे रहा हूं। यानी कि ये मान लीजिए R1 है जो कि 2 ओम है, ये मान लीजिए R2 है जो कि क्या है 3 ओम है, और ये R3 है जो कि 4 ओम है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले R3 और R2 को इन दोनों को सॉल्व करना है ना। कैसे करेंगे? तो भाई वही तरीका हमारा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/R2 कितना है 3 ओम प्लस 1/R3 कितना है 4 ओम। मैंने क्या किया, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। R2 और R3 को पहले ले लिया और क्या किया, R2 है 3 और R3 है 4। पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या आएगा भाई एलसीएम, 12 आ जाएगा एलसीएम, है ना। 12 आने के बाद इधर क्या आएगा, 3 4 जा, और इधर क्या आएगा 4 3 जा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12। और R इक्विवेलेंट निकालूं तो ये पलट जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 12/7 के। कितना हो जाएगा, 12/7 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं। कैसे देखिएगा जरा, इसी डायग्राम को अब मैं इस प्रकार बना सकता हूं। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा कि ये क्या है, R2 प्लस R3 का कुल प्रतिरोध है कितना, 12/7 ओम, और जबकि ये क्या है, R1 है जो कि किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केवल और केवल क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 2 ओम, यानी कि देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये एक साथ, या इसकी जगह R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या होगा, R1 कितना है 2 प्लस R2 और R3 कितना आया, मैंने अभी निकाला है, कितना आया 12/7, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, कैसे आएगा इसको सॉल्व, एलसीएम 7 आएगा, ऊपर 14 और यहाँ पे 12, कितना हो गया भाई, ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया, देखिए R इक्विवेलेंट आ जाएगा इस हिसाब से 14 और 12 कितने हो गए, 26/7 कितना आ जाएगा, 26/7 ओम, और ये आपका उत्तर आ गया, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से निकालेंगे। देखा आपने, ऐसे कंबाइन प्रश्न, संयोजी प्रश्न जिसमें श्रृंखला और समानांतर दोनों प्रकार से जोड़ा गया है,
किसी परिपथ में प्रतिरोध को दोनों प्रकार से जोड़ा गया है, उसका हल आप इस प्रकार निकालेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 में ड्रॉ कर लो बेशक, या बिना ड्रॉ करे भी अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक है ना। पहला स्टेप ये है, ऐसा इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्टेप 1 और उसके बाद क्या है, ये देखा जाए तो ये पूरा जो है ये स्टेप 2 है, ये क्या है, स्टेप 2 है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको साधारण तरीके से निकाल लिया। एक प्रश्न आपको दूंगा, वो क्लास का आज का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है। एक प्रश्न आपको दूंगा, आज का आखिरी प्रश्न होगा, उसको आप हल कीजिए, है ना। उसके बाद मैं उसको हल करके बताऊंगा, साधारण प्रश्न दूंगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, और फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि क्या क्या करवाया हुआ है, ठीक है। इतना बहुत रहेगा शायद आज की क्लास के लिए। तो देखिए जरा, देखिए मान लीजिए आपको किसी परिपथ में इस प्रकार से दिया हुआ है ना, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना। इस बार थोड़ा सा पलट दिया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है, ये 1 ओम है ना। अब आप नाम दे सकते हैं इसे, ये क्या है, ये मान लीजिए R1 है, ये क्या है, ये मान लीजिए R2 है, और ये क्या है, ये मान लीजिए R3 है। तो आप कैसे हल करेंगे इसे, जल्दी से हल करके बता दीजिए, क्योंकि अब की बार मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधा जल्दी जल्दी से उत्तर आपको बता दूंगा। जल्दी से एक बार देखिए और बता दीजिए मुझे, जल्दी से बताइए हल करके। चलिए भाई, आपको इनफ समय मिल गया। अब मैं एक बार बता देता हूं कि क्या उत्तर आएगा, आप लोग अपने अपने उत्तर जो है मैच कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं उन दोनों समानांतर प्रतिरोधों को हल करूंगा, जिसके हिसाब से R इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2/2, जो कि हो गया 1 ओम, है ना। आप हल करके देखिए, एलसीएम आया 2, 1 + 1 2, 1 ओम। और जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा इन दोनों का, यानी अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, अब मैं इसे इसी प्रतिरोध को जो मैंने बनाया है उसे ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ये हो गया 1 ओम और ये भी हो गया 1 ओम, यानी ये 1 ओम और ये भी 1 ओम। अब ये किस में आ गए, श्रृंखला में आ गए, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 + 1 यानी कि 2 ओम के इक्वल हो गया, और ये उत्तर आ गया आपका। बहुत आसान, मैंने दिया जानबूझ के आसान आपको, ताकि आपको करके कॉन्फिडेंस आए। फिर हम धीरे धीरे संख्याओं को क्या करेंगे भाई, डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट खत्म हो गया, कि इसके बाद डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ी सी और है, एक आखिरी पड़ाव और है ना, आखिरी पड़ाव इसी चीज में, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ आज भी क्लास लेके। देखिए पर्व के मौके पर भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, और आपसे आशा रखते हैं कि आप जो है अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, हमें हमारी क्लासेस को शेयर करेंगे, और भाई हमारा नाम भी ऊंचा करेंगे, ठीक है। यही हम चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं चाहते इसके अलावा हम आपसे। आप जुड़े रहिए, आपसे मिलके, रोज मिलके आपसे, और आपको कुछ सिखा के, आपसे कुछ सीख के भाई बड़ा मजा आता है। और इसी प्रकार जिंदगी अगर अच्छे तरीके से कटेगी, सीखते सिखाते हुए, तो एक दिन हम दोनों ही, आप और हम, दोनों बहुत ऊपर, यानी बहुत ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, बहुत ऊपर मतलब बहुत शिखर पर होंगे, किसी ऊंचाई पर होंगे जहां पे सब हमें जानते होंगे, ठीक है। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं यहीं पे, और आपसे मिलेंगे अब अगली क्लास में। शायद मैराथन होगी आपकी, जिसके बारे में आपको जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पर्व के टाइम को, अपने छुट्टी के टाइम को अच्छे से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। और इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, तो कल मिलेंगे। दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन, लव यू सो मच।